नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री वाकनकर, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई सहायक प्राध्यापक। आज मेरा टॉपिक है दबाव समूह। दबाव समूह ऐसा समूह होता है जो अनौपचारिक रूप से गठित होता है और यह हमेशा अपने समूह के हित के लिए राजनीतिक क्रियाकलापों पर अपना दबाव बनाकर रखता है। अमेरिका को दबाव समूह का घर कहते हैं। आर्थर बैटल जो हैं ये इसके पहले विचारक माने जाते हैं। दबाव समूह को प्रभावित समूह या लॉबी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसे प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं। यह एक औपचारिक समूह होता है जो अपने सदस्यों के हित की पूर्ति के लिए शासन और शासन की प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करता रहता है। दबाव समूह की परिभाषा। माइनर विनर दबाव समूह को लोकतंत्र की जीत का एक आवश्यक उपकरण मानते हैं। माइनर का कहना है कि लोकतंत्र में दबाव समूह का होना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी लोकतंत्र जो है वो अपना विकास कर पाता है। हरमन जिगर के अनुसार दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को राजनीतिक पदों पर तो नियुक्त नहीं करना चाहता है, पर सरकारी निर्णयों को हमेशा प्रभावित करता रहता है। फाइनर के अनुसार दबाव समूह सरकार का तीसरा सदन होता है। संसदात्मक शासन में 2 सदनों की व्यवस्था होती है, लेकिन फाइनर के अनुसार तीसरा सदन जो है वो दबाव समूह ही माना जाता है। इसके बाद है ओडी गार्ड के अनुसार दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक समूह है जिसे एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य व स्वार्थ हो तथा जो घटकों के विशेष रूप से सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन को इसके लिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनके हितों की पूर्ति हो सके। फिर हम देखेंगे OVO के अनुसार दबाव समूह क्या है। दबाव समूह गैर सरकारी एक संगठन है जिसका निर्माण सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यह सरकार को प्रभावित करके अपना हित साधने में हमेशा लगे रहते हैं। दबाव समूह की विशेषता। औपचारिक संगठन। दबाव समूह कोई एक ऐसा समूह है जो औपचारिक रूप से संगठित किया जाता है। इसके लिए कोई निश्चित नियम कानून नहीं होते हैं, कोई भी व्यक्ति इसकी सदस्यता ले सकता है और ये समूह हमेशा अपने समूह के सदस्यों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। इसका निश्चित उद्देश्य होता है। दबाव समूह जो होते हैं हमेशा एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही होते हैं। जैसे हम देखते हैं आरएसएस का उद्देश्य है कि हिंदुत्व को बढ़ाना। फिर हम देखते हैं कि कोई समाज है, जैसे छात्र संघ है। छात्र संघ छात्रों के हित के लिए ही, हित के उद्देश्य से ही गठित किया जाता है और वो छात्रों को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य को ही लेकर चलता है। फिर है स्वीकृत सर्वव्यापी। ये हर जगह व्याप्त होता है। इसका क्षेत्र जो होता है वो संपूर्ण रूप से फैला हुआ होता है। ये हर क्षेत्र के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। हर क्षेत्र वाले अपने अपने लिए अलग अलग दबाव समूह बनाते हैं। जैसे कि हम अपने आसपास भी देखें तो कोई समाज वाले, जैसे साहू समाज है, अग्रवाल समाज है ना। फिर हम देखते हैं कि व्यापारी संघ बनता है, श्रमिक संगठन बनते हैं। ये सब जो होते हैं, ये इसकी प्रकृति ये होती है कि ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही निर्मित किए जाते हैं। ऐच्छिक सदस्यता। इसमें हर व्यक्ति को सदस्यता लेना कंपलसरी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इसमें अपनी स्वेच्छा से सदस्यता ले लेता है। अगर उसको लगता है कि ये हमारे जिस उद्देश्य से हमने इसमें सदस्यता ली थी, अगर हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसको वह छोड़ भी सकता है। एक व्यक्ति एक साथ 2-3 दबाव समूह का भी सदस्य हो सकता है।
ऐसे सदस्य जो एक समूह छोड़ के दूसरे समूह में भी जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। फिर आता है शासन तंत्र पर दबाव। जो दबाव समूह होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो शासन तंत्र पर दबाव करें और अपने हित के लिए अधिक से अधिक शासन से मदद लेते रहें। और इसके संगठन जो होता है वो अनिश्चितकालीन होता है, ये एक निश्चित समय के लिए नहीं बनाई जा सकती। कांग्रेस जो है वो पहले दबाव समूह थी, जब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों को हटाने के लिए ये बनाई गई थी। फिर धीरे से इसका स्वरूप बदला और अब वो राजनीतिक दल के रूप में हमारे सामने रखी हुई है। दबाव समूह के प्रकार। आर्थिक हितों के आधार पर हम देखते हैं तो दबाव समूह जो है वो दो हैं, ट्रेड यूनियन और व्यापारी संघ। आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए ये लोग होते हैं और जिससे भी आपने देखा होगा कि व्यापारी संघ होते हैं वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे अभी जीएसटी आया था, जीएसटी के समय में व्यापारी संघ बहुत ही अधिक सक्रिय हुआ था। इन लोगों ने अपनी शॉप्स भी बंद रखी थी ताकि जीएसटी की कुछ चीज़ों को उसमें से हटाया जाए। उनसे जो इनको दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को उस पे से दूर किया जाए, इसलिए भी इन लोगों ने काम किया था। तो जो आर्थिक हितों के लिए जो लोग अपना संगठन बनाए हैं उन संगठनों में ट्रेड यूनियन और व्यापारी संघ जो है ये प्रमुख माने जाते हैं। फिर श्रम के आधार पर बना हुआ संघ है एक श्रमिक संगठन। श्रमिक संगठन जो है वो श्रमिकों के विकास के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए इन लोगों ने बनाया हुआ है। अगर कहीं पर श्रम आंदोलन होते हैं या श्रमिकों पर कोई अत्याचार होता है या उनको कोई परेशानी होती है तो वो सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने सपोर्ट में कानून और नियम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर छात्र हितों के आधार पर अगर हम देखें तो छात्र संगठन बनाए गए हैं, एनएसयूआई है और भी छात्र संगठन हैं जो छात्रों के हित के लिए काम, एबीवीपी है। तो छात्र जो होते हैं उनकी जो परेशानियां होती हैं उनको दूर करने का काम ये संगठन करते हैं। ये संगठन गैर राजनीतिक होते हैं और हमेशा अपने संगठन के सदस्यों की सुरक्षा के लिए, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए ही शासन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। फिर है किसानों के हित के आधार पर बना हुआ किसान संघ। किसानों को आपने देखा होगा बहुत कर्ज ले लेते हैं तो बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उनको उनके उगाए हुए अन्न का सही मायने में दाम नहीं मिलता है तो ये लोग उसके लिए भी बात करते हैं। इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए ये उनके लिए भी सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो सरकार के हितों के जो कांग्रेस जो है, किसान जो होते हैं वो किसानों के हित के आधार पर ही किसान संघ बनाया गया है। फिर है शिक्षक संघ। ये शिक्षकों के हित के लिए बनाया गया है। शिक्षक अगर कोई काम करते हैं तो वो छात्रों के हित में करते हैं, लेकिन अगर शिक्षक को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये अपने संगठन के द्वारा अपने गवर्नमेंट से या शासन तंत्र से अपनी बात साम्यता से रखते हैं और उनसे अपने हितों के लिए, अपने अधिकार की बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे सॉल्व कर लिया जाए। फिर जाति के आधार पर भी अलग अलग दबाव समूह बने हैं जो अक्सर राजनीति, जब चुनाव होते हैं तब ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उस समय वोट की राजनीति के लिए जातीय समूह जो होते हैं वो अधिक काम करते हैं और अपने जात में जितने अपने उनके सदस्य होते हैं उनके हित के लिए कुछ नियम बनवाने हो तो वो उस समय उसकी डिमांड करते हैं। फिर संगठन के आधार पर हम देखते हैं तो दबाव समूह दो प्रकार के होते हैं। एक परंपरागत दबाव समूह होते हैं और दूसरा गैर संस्थागत होते हैं। जनरली परंपरागत जो संगठन होते हैं वो जो होते हैं कास्ट के आधार पर होते हैं, भाषा और बोली के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर होते हैं और कुछ ऐसे भी दबाव समूह हैं जो नेशनल लेवल पर भी हैं। गैर संस्थागत में वो सभी समूह आ जाते हैं जो अपने सदस्यों के विकास के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं।
आलमंड का वर्गीकरण, आलमंड जी ने भी दबाव समूह का वर्गीकरण किया है। उनका कहना है कि संस्थात्मक, समुदायात्मक, गैर समुदायात्मक और प्रदर्शनात्मक, ऐसे 4 प्रकार के दबाव समूह होते हैं। संस्थात्मक समूह जो होता है, यह समूह बहुत ही सौम्य तरीके से अपने हितों के लिए कार्य करता है और सरकार पर दबाव डालता है। ये एक संस्था के रूप में कार्य करता है। समुदाय में ऐसे सदस्य होते हैं जो भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या फिर कार्य के अनुसार एक संगठन बनाते हैं और वो अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। फिर है गैर समुदायात्मक, ऐसे संगठन जो जातिवादी तो नहीं मानते, लेकिन ये कार्य के आधार पर बनाए जाते हैं। शिक्षक संघ है, फिर व्यापारी संघ है, छात्र संघ है, किसान संघ है, ये सारे जो हैं वो समुदायात्मक संघ, गैर समुदायात्मक संघ में आते हैं। प्रदर्शनकारी जो संगठन होते हैं ये बहुत ही उग्र होते हैं। इसमें हमेशा यंग लोग ही शामिल होते हैं। जैसे कि हमने देखा छात्र संघ जो होता है, छात्र संघ को जब अपनी बात मनवानी होती है तो ये तोड़ फोड़ में आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। और भी ऐसे संगठन हैं जो इस तरह की वारदात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रदर्शनात्मक संगठन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमेशा संविधान के अगेंस्ट ही काम करते हैं। समुदाय की कार्य प्रणाली, दबाव समूह जो होता है वो हितों की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्य प्रणाली और तकनीकों का उपयोग करता है। यह हमेशा देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली को चुनते हैं। कभी ये अनुनय विनय करके लोगों को सभ्यता से, सौम्यता से बात मनवाने की कोशिश करते हैं। इन संगठनों में हमेशा जो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उन लोगों का संगठन होता है। ये हमेशा शांति से अपनी बात करते हैं और सरकार की नीतियों में परिवर्तन करवा लेते हैं। फिर दूसरी है सौदेबाजी। सौदेबाजी वाली जो दबाव समूह होते हैं वो हमेशा सरकार पर एक सौदा करते हैं कि हमने अगर आपको जिताया है, आपकी सरकार बनाने में मदद की है, तो आप हमारा ये काम करेंगे। ऐसी एक सौदेबाजी होती है। तो वो होता है सौदेबाजी के इनकी कार्य प्रणाली। फिर सीधी कार्यवाही, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये क्या करते हैं, सीधे सीधे धरने पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं जो संविधान के नियमानुसार नहीं होते। फिर संवैधानिक तरीके, ये बहुत ही सौम्य और शालीन तरीके से होते हैं। धरना, प्रदर्शन, ये सारे कार्य प्रणाली जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। ज़्यादातर संवैधानिक और अनुनय विनय के तरीके को ही अपनाया जाता है और साथ में सौदेबाजी की भी जो क्रिया है वो इसमें चलती है। फिर गैर संवैधानिक तरीके, ऐसे तरीकों का भी उपयोग हो जाता है जो संविधान के अगेंस्ट होती है और दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए इन तरीकों का भी उपयोग कर लेती है। फिर है आंदोलन। ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर सरकार जो है या शासन की तंत्र जो है, शासन की प्रणाली जो है वो दबाव समूह का कार्य नहीं करती है या उनकी बातों की उपेक्षा करती है, तब व्यक्ति जो है वो आंदोलन करना शुरू करता है। ये लोग रैली निकालते हैं, मार्च निकालते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो आंदोलन के तहत आती है। फिर है राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर। सदस्यता के आधार पर अगर हम देखें तो राजनीतिक दल जो होते हैं उसमें एक व्यक्ति एक ही दल में सदस्यता ले सकता है। कभी भी कोई व्यक्ति 2 राजनीतिक दलों में सदस्यता नहीं ले सकते हैं। दबाव समूह, एक साथ अनेक समूह की सदस्यता ले सकते हैं। एक समय में एक व्यक्ति बहुत सारे दबाव समूह में अपनी सदस्यता ले सकता है अगर उसको लगता है कि जिस उद्देश्य से उसने सदस्यता ली है वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है,
तब वह उस संस्था को छोड़कर दूसरे किसी समूह में अपनी सदस्यता ले लेता है। फिर उद्देश्य की पूर्ति के आधार पर भी राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर है। सत्ता प्राप्ति करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है राजनीतिक दलों का। तो राजनीतिक दल एन प्रकारेण सत्ता का वरण करना चाहती है और सत्ता अपने हाथ में रहे, इसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। फिर दबाव समूह जो होते हैं ये निजी हित के लिए कार्य करते हैं, अपने समूह के सदस्यों के अधिक से अधिक हित हो सके इसके लिए काम करते हैं और यही इनका एक मुख्य उद्देश्य होता है। सदस्य संख्या के आधार पर हम देखें तो राजनीतिक दल में सदस्य संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें कभी भी कोई निश्चित सदस्य संख्या का होना आवश्यक नहीं होता है। अधिक से अधिक सदस्य संख्या बढ़ाना इनका उद्देश्य होता है। और दबाव समूह में सीमित लोग ही इसके सदस्य होते हैं। बहुत अधिक भीड़ बढ़ाना ऐसा इनका उद्देश्य नहीं होता है। कार्य प्रक्रिया के आधार पर जब हम देखते हैं तो राजनीतिक दल जो होता है हमेशा संवैधानिक कार्य प्रणाली को ही अपनाते हैं। संविधान को सामने रखकर ही ये लोग उसकी नीतियों के अनुसार अपनी कार्यविधि संपन्न करते हैं। जबकि दबाव समूह जो होते हैं वो असंवैधानिक प्रणालियों पर भी काम कर लेते हैं। ये लोग संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों तरह की कार्य प्रणालियों को आवश्यकता अनुसार कभी भी उपयोग में लेकर आते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल ये दोनों ही बहुत अलग अलग होते हैं। दोनों के संगठन को अलग रखा गया है। जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो निर्वाचन आयोग में हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन दबाव समूह का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संसदात्मक शासन में दबाव समूह हमेशा आवश्यक होते हैं और इनके होने से ही राजनीति जो होती है वो अपना एक अलग दिशा प्राप्त कर लेती है। जब हम ये देख लेते हैं कि दबाव समूह किस तरह के कार्य कर रही है, अगर वह शांति से अपने कार्य करती है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।